दोस्तों आप सभी को फिर से आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज के जो वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव नेत्र का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। टॉप 5 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरा चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे इसी वीडियो में। ये एनसीईआरटी साइंस से हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको, जिससे क्वेश्चन 100 का 100 क्वेश्चन मिलता है। वैसे आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड के जितने भी प्रश्न पूछा जाता है वो सभी एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है और उसी का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। सीधे आपको रट जाना है, तो क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जो भी आपका लाडला दोस्त हैं उनको आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला प्रश्न ही जो है वो टॉप 5 में आ जाता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। अंग्रेजी में रेटिना और हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या फिर नहीं बनता है। तो क्वेश्चन थोड़ा उलट पुलट भी किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का और यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2024 बोर्ड परीक्षा में। दूसरा जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या या घटना किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों तारे की टिमटिमाना जो होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत के कारण, लेकिन चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसलिए उसमें अपवर्तन विशेष रूप से नहीं हो पाता है। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। हालांकि इसका उत्तर आपको नीचे नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर जवाब देना है और इसका उत्तर आपको नीचे भी बताया जाएगा। हालांकि हम हिंट दे देते हैं आपका ऑप्शन और यहाँ पे बता ही देते हैं कि अगर आँख की फोकस दूरी अगर बढ़ जाता है लेंस की, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है। जब समंजन क्षमता आपका कम हो जाता है तो ये ना निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है ना ही दूर दृष्टि दोष, यहाँ उत्पन्न होता है जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण है। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण है दोस्तों। तो तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण जो है हमने ऊपर में ही बताए हैं आपको, तो आपको जवाब देना है, अपवर्तन वाला पकड़ के जवाब देना है। ऑप्शन आपका ये होगा, जो कि आपने जवाब दे भी दिए होंगे कमेंट में। छठा प्रश्न है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कौन सा है। तो वह घटना एक प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण का जिस घटना के कारण होता है वो घटना कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक आंसर जो है आपका अपवर्तन ही हो जाना चाहिए, तो अपवर्तन ही आपका बी ऑप्शन हो जाता है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को क्या कहते हैं। तो मान लीजिए ये कोई वस्तु और यहाँ प्रकाश पड़ करके विभिन्न दिशा में छितरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय का क्या होता है। वायुमंडलीय में क्या होता है, लाल रंग बहुत अधिक प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित का मतलब होता है छितरन, लाल रंग अधिक छितरता है यानी फैलता है, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। नारंगी, तो नारंगी की बात हुई। नीला, यहाँ पर जब भी बात होगा नीला और लाल की बात होगा तो नीले रंग बहुत अधिक प्रकीर्णित होते हैं, अर्थात ये छितरते अधिक है, इसीलिए आकाश का रंग भी नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब हमने ऊपर में भी आपको दिए थे कि आँख का जब फोकस दूरी लेंस की जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो वहाँ पर है आपका दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था जो हमने अभी आपको बताया है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो रेटिना के आगे जब भी बनेगा, मान लीजिए कि रेटिना और आगे प्रतिबिंब यहीं पर बन गया, तो इसका मतलब है कि पहले बन जाता है यानी निकट ही बन गया, तो निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन आपका ए कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा आपका। 11 है, एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर माइनस में होता है, माइनस क्या हो जाएगा
तो -10 वाला हो जाएगा। ठीक है, -10 होता है। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 खत्म। 12 नंबर है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से जो घटना घटती है वो घटना है आपका वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 13 है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? यानी सूर्य डूबने और उगने के बीच जो होता है टाइम का कितना अंतर होता है? तो मात्र 2 मिनट, मतलब उगने में भी और डूबने में भी लगभग 2 मिनट लगाते हैं भगवान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 14, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देते हैं। बिल्कुल आसान, लाल दिखाई देते हैं। इसमें कहने की बात नहीं होनी चाहिए और आगे भी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित कर देते हैं? प्रकिरणित मतलब कि छितरा देते हैं, तो वो छितरा देते हैं नीरा को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाँ, अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, निर्गत कोण का मान क्या होगा? दोस्तों निर्गत कोण का मान जो है E ले सकते हैं, जहाँ यहाँ पर L लिया गया है, तो इसलिए आपका Li के बराबर हो जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। निर्गत कोण को E से सूचित करते हैं, यहाँ पे L लिखा गया है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? प्राथमिक मतलब कि प्रकाश का पहला रंग कौन सा होता है? तो लाल, नीला, हरा, यही 3 रंग मिलाकर के और रंग का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका डी, तीनों। 18, पेशियों के शिथिलन होने पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, कितनी हो जाती है? तो पेशियों के शिथिल या होने पर, शिथिल जाने पर क्या होता है? ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, दूसरा टॉप 2 क्वेश्चन। कांच के अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? अपवर्तनांक से जुड़े सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिक होता है? तो अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो ये जो होता है रंग हो जाएगा आपका यहाँ पर आई थिंक बैगनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाना चाहिए, बैगनी। जी बिल्कुल सही आपका। अगला जो है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा होगा? देखिए यहाँ पर लाल और गुलाब को मिलाकर के जब दिखाइएगा तो आपको ये जो दिखाई देगा ये आपको काला दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन सी, हरे प्रकाश में आप देखिएगा तब जा करके। 21 है, चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो उसमें जो होता है ऊपर दिए गए दोनों इनमें से कोई नहीं, तो बड़ा ही अच्छा है, बट इसका आंसर हमें डाउट हो रहा है, थोड़ा नीचे हिंट लेते हैं। यहाँ पे शंकु कोशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कि सूर्य का गोला दिखाई देता है, कैसा गोला दिखाई देता है? तो ये चपटा दिखाई देता है। ठीक है, चपटा हुआ दिखाई देते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ये झिल्ली जो होता है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करती है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना, कॉर्निया। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न जो है आपका, 24 नंबर, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाते हैं। लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होगा? आसमान से कम, बैगनी से कम, हरे प्रकाश से कम। तो लाल रंग का विचलन जो होता है वो बैगनी से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी रंगों से कम हो जाता है, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आसमानी अर्थ से भी कम होता है लाल, यानी सबसे कम होता है लाल, सॉरी सबसे कम तो सभी से कम हो जाएगा। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? यानी खतरे के चिन्ह के रूप में हम किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो हमेशा से याद रखिएगा लाल का, रेड कलर का। 26 है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉप 3 में आएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है? तो विचलित जो सबसे अधिक होता है वो है आपका बैगनी, और सबसे कम जो होता है वो होता है आपका लाल विचलित। चलिए 27 है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? ये भी टॉप 4 क्वेश्चन हो गया, VVI प्रश्न है। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मात्र 4 से 6 घंटे के अंदर आपको नेत्र को निकाल लेना है, तभी जाकर वो नेत्र काम का होगा, अन्यथा वो काम का नहीं होगा। चलिए 27 हो गया खत्म। 28 जो है टॉप 5 में आता है और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो नेत्रदान करने के लिए आपको कोई भी संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए आपको, बाकी ये दोनों चलेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको अगर डायबिटीज है तो भी आप नेत्रदान कर सकते हैं, दमे की रोगी है आप तो भी दान कर सकते हैं, लेकिन कोई भी खतरनाक संक्रामित बीमारी नहीं होना चाहिए जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलना चाहिए। तो ऐसा अगर रोग है तो उसी को संक्रामक रोग कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हवा के माध्यम, जल के माध्यम या भोजन के माध्यम से फैल जाता है।
उम्मीद करते हैं ये क्लास से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर यह क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को शेयर कीजिए। साथ ही PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आ जाइए और इसी फैमिली का नाम आपको सर्च कर लेना है। सर्च करना है माधव, यहाँ पर NCERT क्लासेस आपको गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना है। जब आप सर्च करोगे गूगल पे आकर के तो यहाँ पर आपको होम पेज मिलेगा। होम वाले पेज पे सिंपली आपको क्या करना है, छोटा सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको क्लास 10th वाले ऑप्शन मिलेगा। क्लास 10th के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, छोटा से क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको साइंस वाली सेक्शन मिलेगा। साइंस पर आपको क्लिक करना है। साइंस पे क्लिक करने के बाद आपको अब नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो सभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है, नीचे सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है। तो आपको यहाँ पे मानव नेत्र पर क्लिक करना है और सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके सामने आ चुका है। सभी ऑब्जेक्टिव को आप लिख भी सकते हैं और इसे PDF के रूप में आपको यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफलाइन देखने के लिए। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।